साथियों, कल एक नाटकीय घटनाक्रम होता है। ट्रंप के द्वारा, चूंकि आपको मालूम है कि अमेरिका में फिलहाल शटडाउन चल रहा है, वहां की सीनेट के द्वारा बजट को पास नहीं होने दिया जा रहा है। इसके चलते ट्रंप दिन रात बैठकर या तो मीडिया ब्रीफिंग्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में केवल विपक्ष को क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे होते हैं। ऐसे में ट्रंप रात्रि को ऐसी ही एक प्रेस ब्रीफिंग में थे। अचानक उनके पास में मार्को रूबियो आते हैं और वो उनके कान में आकर कुछ बतियाते हैं। मार्को रूबियो के द्वारा उनके कान में जैसे ही कुछ बात कही जाती है, ट्रंप इसी बीच में कह निकलते हैं, आई वॉज जस्ट गिवन ए नोट बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेइंग दैट वी आर वेरी क्लोज टू डील इन मिडिल ईस्ट। यह बात जैसे ही इनके कान में कही जाती है, यहीं से हेडलाइन बन जाती है। यहां से ये जो बात है और ये जो दृश्य है, इससे एक अंदाजा लगता है कि ट्रंप के लिए यह कितनी बड़ी खबर थी कि ये इन बिटवीन मार्को रूबियो को कहने आनी पड़ी। मतलब कहीं ना कहीं ट्रंप इस खबर के या तो इंतजार में थे या फिर वो इस मोमेंट को मीडिया के सामने कैप्चर करना चाहते थे। अब ये पूरी पटकथा स्क्रिप्टेड थी या फिर एक मात्र संयोग, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मीडिया में जबरदस्त ट्रोल इस बात का हुआ कि ट्रंप ने नकल की है जॉर्ज डब्ल्यू बुश की। उस घटनाक्रम को भी हम बताएंगे जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ में इस तरह का ही एक वाकया हुआ था, जब मीडिया के सामने ही कान में आकर कुछ कहा गया था। वो घटनाक्रम भी सामने आपके लाएंगे। फिलहाल के लिए सिग्निफिकेंस को देखें, और जैसे ही ट्रंप के कान में कुछ बुदबुदाया जाता है, ट्रंप तुरंत ट्रुथ पर जाते हैं, पूरी बात लिख देते हैं और कहते हैं कि आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट इजराइल एंड हमास हैव बोथ साइंड ऑफ ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ आवर पीस प्लान। दिस मीन्स दैट ऑल द हॉस्टेज विल बी रिलीज्ड वेरी सून। अपने द्वारा यह जानकारी देते हुए कहते हैं कि सारे के सारे बंधकों को जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर विड्रॉल ऑफ देयर ट्रूप्स टू एन एग्रीड अपॉन लाइन एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड एवरलास्टिंग पीस, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि 2 साल से गाजा के साथ इजराइल का वॉर चल रहा है, ऐसे में अमेरिका की मध्यस्थता से पीस डील का यह प्रथम चरण है, जिसकी घोषणा गुरुवार को जैसे ही होती है ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उसके बाद मीडिया में यह हाईलाइट होने लगता है। मीडिया में हाईलाइटेड हुई इस खबर की फिर धीरे धीरे न्यूज में प्रकाशन होने लगता है। न्यूज पर टेलीफोनिकली ट्रंप जुड़ते हैं, दुनिया को बताते हैं फॉक्स न्यूज के माध्यम से कि हम सोच रहे हैं कि मंडे तक बंधक वापस आ जाएंगे। यानी कि इजराइल के जो लोग हमास के द्वारा कैप्टिव्स बनाए गए हैं, बंधक बनाए गए हैं, वो सोमवार तक रिलीज होकर बाहर आ जाएंगे। साथ में ये बोलते हैं कि इट हैज रियली बीन एन अमेजिंग पीरियड ऑफ टाइम, सो ग्रेट फॉर इजराइल, सो ग्रेट फॉर मुस्लिम्स, फॉर द अरब कंट्रीज एंड सो ग्रेट फॉर दिस कंट्री in that we could be involved in making a deal like this happen। अपनी बातों में आगे चलते हुए फिर ये कहते हैं कि आने वाले समय में लंबे समय से पीस को लेकर के गाजा में प्रयास हो रहे थे, भविष्य में गाजा का विकास होगा, अरब नेशंस मिलकर के यहां पर अपनी तरफ से सहायता देंगे। पूरी दुनिया को यह घटनाक्रम नजदीक लेकर आया है। नेतन्याहू को मैंने यही समझाया था कि आप पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते, इस वजह से वो इस पीस के लिए तैयार हुए हैं। कुल मिलाकर के नेतन्याहू को जब ट्रंप ने मिलकर के समझाया था, जिस पूरी कहानी को मैंने आपको बताया था कि कतर पर मारना जो बम था वो एक स्ट्रेटजी था इजराइल की, जो कि ट्रंप के कहने पर की गई थी। कतर के बुलावे पे सारे देश इकट्ठा हुए, ट्रंप के सामने हाजिर हुए और इस पीस डील के लिए तैयार हुए। इंटरेस्टिंग बात यही है, ये बात तो बहुत पहले भी दोनों देशों गाजा और हमास के बीच में, हमास और इजराइल के बीच में कतर की मध्यस्थता से भी तो यही सब तय हो रहा था। लेकिन उस समय हमास कभी भी सारे कैप्टिव्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन एक गोला कतर पर पड़ा और हमास ने सारे कैप्टिव्स एक ही बार में छोड़ने का निर्णय ले लिया। बदले में इजरायली सेना का पीछे हटना तो पहले भी प्लान का ही हिस्सा था। इन लोगों के बीच में इतने सारे बंधक जो बनाए गए थे, उनकी रिहाई जिस तरह से होती आई है, उन सारी रिहाई में यही तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि आगे इसी तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे ही कतर को मध्यस्थता लायक नहीं छोड़ा गया, ईरान को पूरी तरह से बोलने से चुप करा दिया गया, तो केवल एक ही विकल्प बचा था कि सारे मुस्लिम वर्ल्ड जाकर, कंट्री जाकर के ट्रंप से कहें कि अब आप इस मामले को सेटल कराइए। मामला सेटल हुआ, इजिप्ट की मध्यस्थता में ये सारे काम हुए, क्योंकि इजिप्ट के अंदर ही दोनों पार्टी आपस में बैठी और परिणाम स्वरूप आपके सामने ये चीजें निकल कर आई। ट्रंप ने दुनिया को बताया कि ये ऐसा हो रहा है। मैं फिर से ये घटनाक्रम दिखा देता हूं, जब ये अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और आकर के मार्को रूबियो इनके कान में कुछ बोलते हैं और साथ में एक पर्ची सौंपते हैं। आप यहां पर अगर देखें तो यहां पर एक पर्ची है, ये पर्ची इनको सौंपी जाती है और इस पर्ची में लिखा होता है कि आप जल्दी से जाकर के इस बात को ट्रुथ पर बता दीजिए। ये जल्दी से जाते हैं, ट्रुथ पर बताते हैं।
ये सारी की सारी कवरेज है उस समय की। रात बज रहे थे 2:37 और 2:37 के बाद में ये ट्रुथ पे पहुंचते हैं 4:21 पर। ये अपनी बात को लिख देते हैं कि मैं एम वेरी मच प्राउड कि हम इजराइल के साथ और हमास के साथ में समझौता कराने जा रहे हैं। और इस बात को फिर व्हाइट हाउस के हैंडल पर डाला जाता है। अपनी तारीफ में ट्रंप 2 शब्द लिखते हैं और इसी बीच में तस्वीर का एक फेज निकल कर आ जाता है कुछ इस तरह से, और लिखा जाता है आइकॉनिक। आइकॉनिक इसलिए क्योंकि यह तस्वीर किसी बहुत बड़ी घटना को बता रही है कि राष्ट्रपति के लिए कुछ बहुत ज्यादा जरूरी था। जब यह बहुत ज्यादा जरूरी की बात आती है तो कुछ ऐसा ही हुआ था जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ, जब वो किसी स्कूल की विजिट पर गए हुए थे और उनके पास आकर के उनके एनएसए ने कान में बताया था कि सर हमारे ऊपर 9/11 का हमला हो गया है। ये नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज भी है जिसमें इस पूरे घटनाक्रम को दिखाया गया है कि ये कैसे हुआ था। उसमें कुछ ओरिजिनल फुटेजेस का यूज किया गया है। इंटरेस्टिंग और बहुत ही देखने योग्य बात यह है कि जब अमेरिका पर 9/11 आतंकी हमला हुआ, बुश उस समय बच्चों के बीच में थे। उनके ऊपर हुए इस हमले में हजारों अमेरिकियों को क्षति हुई थी। ऐसे में बुश के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई थी। लीडर्स के अंदर किस तरह की स्थिरता होती है, अगर ये देखना हो तो ये मैंने नेटफ्लिक्स के अंदर एक वेब सीरीज में देखा था। और सही में बुश बिल्कुल हिले नहीं, वो बच्चों के बीच में प्रेजेंट रहे। बहुत आराम से वो पूरा फंक्शन उन्होंने अटेंड किया और फिर वहां से निकलकर तुरंत अपने वॉर रूम में पहुंचे। मतलब ये पूरा वो कालखंड था जिसको उस समय आइकॉनिक माना गया था कि किसी राष्ट्रपति को इंपॉर्टेंट सूचना दी जाती है तो वो कैसे मायने रखती है। ट्रंप के साथ भी यही दोहराया गया। यहां पर इस तरह से इनके कान में बताया गया तो मीम्स बनने शुरू हुए कि क्या एप्स्टाइन फाइल के बारे में कुछ बताया जा रहा है। लोग इनसे मजे लेने लगे कि आपने वॉर एंड होने की सूचना ऐसे पाई है, ये वॉर शुरू होने की सूचना ऐसे पाए थे। दोनों तरफ के खेमे एक्टिवेट हो गए। खैर एनीवे, कुल मिलाकर जब शांति की बात है तो ट्रंप इस क्रेडिट के हकदार भी हैं क्योंकि पूरी पटकथा उन्होंने ही रची थी। तो दुनिया नहीं देख पा रही, जिसे हम बार बार आपके सामने रख रहे हैं, वो ये कि गाजा ने इसमें अपना बहुत बड़ा स्टेक खो दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस अभी भी वहां से नहीं निकलेंगी, चाहे ट्रंप इस पीस प्लान के माध्यम से दुनिया को यह कह रहे हो कि इजराइल वहां से बाहर आ रहा है। इजराइल सही मायने में गाजा के बहुत बड़े क्षेत्र को अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस की नाकेबंदियों से कवर करेगा। वहीं दूसरी तरफ गाजा रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर अरब वर्ल्ड के देशों से ट्रंप पैसे लगवाएंगे और गाजा रिकंस्ट्रक्शन अमेरिकी राष्ट्रपति की देखरेख में होगा। यानी कि हमास अब वहां किसी काम का नहीं बचेगा, यानी कि गाजा और ज्यादा अब इजराइल बन जाएगा। खैर फिलहाल के लिए गाजा में जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने कुछ इस तरह से खुशियां मनाई। क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं है तो लोगों को चिल्ला चिल्लाकर अवेयरनेस दी गई कि पीस डील हो गई है। जैसे ही यह बात बाहर निकली, गाजा में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कुछ इस तरह से इस बात की खुशियां मनाई कि अब हमारे ऊपर कोई बम आकर नहीं गिरेगा। इसी बीच में अल जजीरा के अंदर रिपोर्ट कर रहे एक पत्रकार, जो कि पिछले लगभग 1.5-2 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपने ऊपर लगा हुआ जो हैट था वो हटाया, अपने साथ पहनी हुई वो जैकेट हटाई जो गोलियों से बचने के लिए थी। यह अपने आप में एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन था कि प्रेस भी यहां पर गोलियों से बचने के लिए रिपोर्टिंग कर रही थी, गोलियों से बचते हुए रिपोर्टिंग कर रही थी। अल जजीरा की रिपोर्टिंग से परेशान होकर इजराइल ने अल जजीरा की रिपोर्टिंग ही अपने देश में बैन कर दी थी। अल जजीरा कतर का न्यूज चैनल है, लेकिन गाजा की रिपोर्टिंग पूरे वर्ल्ड में इसने बहुत ही मतलब गाजा के ही केस को बताने के लिए पूरी दुनिया के लिए एक मात्र सोर्स बनकर के उभर के की। इसकी ही खबरें पूरी दुनिया के अंदर देखी और सुनी गई। मेजरली इसने अपनी हर खबर वहां से निकाल कर दी है। तो लोगों में देख सकते हैं कि इस रिपोर्टर के प्रति कितना सम्मान है। यहां गाजा के लोगों ने इसे अपने कंधे पर उठा लिया कि तुमने हमारी बातें दुनिया को बताई हैं, और इस प्रकार से ये एक पीस का इजहार था कि इन्होंने अपने ऊपर से हैट हटा दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो इजराइल के लोगों ने भी कैसे इसकी खुशियां मनाई, इसके लिए आप हॉवर्ड लुटनिक को देख सकते हैं। लुटनिक उन इजरायली परिवारों के साथ थे जो परिवार अपनों के लिए अमेरिका आए हुए थे, क्योंकि वो लोग हॉस्टेज हैं। उनके कुछ परिवारजन जिन्हें बंधक बनाकर हमास ने रखा हुआ है, उनके परिवारजनों से लुटनिक मिले और उस मिलकर के ट्रंप को फोन मिलाया और फोन मिलाकर के ट्रंप को इन सब से धन्यवाद बुलवाया कि हम आपके प्रति बहुत ही कृतार्थ हैं, आपकी वजह से सब ये हुआ है। असल में ब्रिंग देम होम नाउ नाम से इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं, जो बंधक बनाए हुए लोग हैं हमास के द्वारा, उनके द्वारा एक पेज चलाया जाता है, एक संगठन चलाया जाता है। इसमें अभी तक 48 हॉस्टेजेस ऐसे हैं जो गाजा में हैं। उनके बारे में पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाई जाती है। यह पूरा एक संगठन बन चुका है जो लगातार प्रयास कर रहा है कि बंधकों को वापस कैसे लाया जाए।
इनके ही संगठित प्रयास से सरकार पर दबाव बना, इनके संगठित प्रयास से अमेरिका ने इस बात को कंसीडर किया। परिणाम यह निकला कि जब ट्रंप ने कहा कि आपके बंधक सोमवार तक वापस आ जाएंगे, आपके सब लोग वापस आ जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या 48 के 48 जिंदा हैं? मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनमें से लगभग 20 लोग अभी भी जिंदा हैं, जिन्हें सोमवार तक रिहा कर दिया जाएगा। बचे हुए लोगों के शव होंगे, या तो वो सभी शव वापस आएंगे, या फिर शवों को जो कब्र में दफना दिए गए हैं या क्षत विक्षत हालत में पड़े हैं उन्हें लाया जाएगा। यहां पर जो हॉस्टेजेस हैं उनके परिवार हैं, मिसिंग लोगों के परिवारजन हैं, उन सभी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया। आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले 6 अक्टूबर को मैंने एक सेशन किया था जिसमें गाजा सीज फायर टॉप बिगिन इन इजिप्ट के बारे में जानकारी दी थी। ये उसी इजिप्ट के अंदर हुई बातचीत का नतीजा है। असल मायने में मिस्र के अंदर 8 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच में बातचीत होना शुरू हुई, जहां तय हुआ 72 घंटे की बातचीत में कि 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले जीवित इजरायली बंधकों को छोड़ा जाएगा। लगभग 1700 इजरायली बंधक जो इजराइल ने फिलिस्तीनियों को बंधक बना रखा है वो छोड़े जाएंगे। बदले में यहां से 20 इजराइलियों को हमास छोड़ेगा जीवित अवस्था में। यह इजराइल और हमास के बीच में इस तरह का नेगोशिएशन मिस्र के अंदर हुआ। यह अगेन वो वाली बात है जिस पर हो सकता है पाकिस्तान में जश्न इस तरह से मनाया जाए कि देखिए 20 के बदले 1700 फिलिस्तीनी छूट रहे हैं। लेकिन इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि उनके एक की जो वैल्यू है वो लगभग 60 फिलिस्तीनियों के बराबर है। ये समझने 60 क्या 90 फिलिस्तीनियों के बराबर है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर, फिलहाल के लिए दोनों के बीच की मध्यस्थता होती है। अमेरिका के प्रयासों से मिस्र, कतर और तुर्की बैठ करके, इजिप्ट, तुर्की और कतर बैठ करके इन दोनों के बीच मध्यस्थता कराते हैं। बात बनकर आती है कैप्टिव्स की रिहाइयों की बात आती है और कहा जाता है कि इजराइल अपनी फोर्सेस पीछे ले लेगा। कहां तक ले लेगा? तो याद करिए, जब नेतन्याहू गए थे ट्रंप से मिलने तो उन्होंने ये पूरा प्लान बताया था कि जैसे ही कैप्टिव्स हटेंगे हम अपनी सेना को पीछे ले लेंगे। तो पीछे लेकर के कहां तक लेंगे, बस असली खेला इसी में है। गाजा से जब इजराइल की सेना वापस हटेगी तो वो जितने भी इनके, चाहे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है या राफा, यहां पर सब जगह इजरायली फोर्सेस खड़ी हो जाएंगी। तो एक तरीके से समुद्र के अंदर तो गाजा के बाहर इजरायली सेना ने पिछले 16 साल से ब्लॉकेड किया हुआ है। अब राफा और उसके अलावा जो जगह हैं, चाहे फिलाडेल्फिया, उन सभी जगह पर आगे आने वाले समय में ब्लॉकेड हो जाएगा। यानी कि यह पूरा क्षेत्र इजरायली फोर्सेस के कब्जे में होगा। यानी कि अब गाजा और छोटे क्षेत्र में रहेगा। हालांकि ट्रंप ने दुनिया को यह समझाया है कि इस पूरे क्षेत्र को अरब मुस्लिम देशों की फंडिंग की मदद से दोबारा से बसाया जाएगा ट्रंप की देखरेख में। ऐसे में इजराइल के द्वारा जो भी कंट्रोल्ड एरिया हैं वो भविष्य में अमेरिका द्वारा या फिर दुनिया की संयुक्त सेनाओं द्वारा हो सकता है कंट्रोल हो और उनकी 20 सूत्रीय मांगों में से बाकी मांगे पूरी हो जाएं। फिलहाल के लिए हमास ने हथियार डालने पर कोई भी सहमति नहीं जताई है। गाजा छोड़कर जाने पर कोई सहमति नहीं जताई है। गाजा की राजनीति में इंटरफेरेंस ना रखने पर कोई सहमति नहीं जताई है। अर्थात इस 20 में से केवल 7 ही मांग ऐसी हैं जिन पर हमास तैयार हुआ है। हमास की तैयारी के चलते फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है वो ये कि अब यहां पर ह्यूमैनिटेरियन मदद पहुंच पाएगी। दूसरा, इजरायली सेना पीछे हटेगी और इजरायली बंधक हट पाएंगे। इस तरह की जो बातें हैं ये फिलहाल के लिए निकल कर आ रही हैं। इस बात पर नेतन्याहू ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये सभी प्रयास हुए, हमारे प्रयास से हमारे बंधक अब वापस लौट कर आ रहे हैं। इस बात के लिए ट्रंप को हम धन्यवाद देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने ट्रंप को भर भर के धन्यवाद दिया। सारे के सारे ट्वीट्स उनके पक्ष में लिख डाले। इसी प्रकार से इजराइल के अंदर सेलिब्रेशन शुरू हो जाते हैं और वर्ल्ड लीडर्स फिर धन्यवाद देने उतर पड़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्पोक्स पर्सन्स जो हैं वो उतर करके बातचीत करने निकल पड़ते हैं। कतर की तरफ से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ कतर, भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस फर्स्ट फेज एग्रीमेंट पर ट्रंप को और इजराइल को बधाई दे दी है। पाकिस्तान ने भी बधाई दे दी है। पाकिस्तान की तरफ से बधाई आप उठाकर देखें, ब्रिटेन के पीएम की बधाई, फ्रांस के राष्ट्रपति की बधाई, जॉर्जिया मेलोनी की बधाई, मार्क कार्नी, आप उठाकर देखें, सब तरफ से बधाइयां ही बधाइयां और हर तरफ एक ही चीज कि हाँ भाई फाइनली फर्स्ट फेज जो है इजराइल और गाजा के बीच में एक्टिवेट होने जा रहा है। लेकिन माहौलबाजी ज्यादा है, सच्चाई इससे बहुत दूर है। यह पहली बार नहीं है इजराइल और गाजा के बीच यानी हमास के बीच पहले भी कतर की मध्यस्थता से ऐसी समझाइश हो चुकी है। कतर ने ही पहले जब मध्यस्थता कराई थी, सीज फायर जब कराया था, तब भी बंधकों को छोड़ा गया था। लेकिन अब फिर से जो बचे हुए बंधक हैं उन्हें छोड़ने का
अल्टीमेट क्रेडिट अगर ट्रंप ले जाते हैं तो फिर से उनकी पीआर बहुत जबरदस्त है, यही कहा जाएगा। अदरवाइज मध्यस्थता तो लंबे समय से कतर कराते कराते न जाने कितने सारे बंधकों को वापस इजराइल लेकर पहुंच गया है। लेकिन फिर भी फिलहाल ट्रंप दुनिया से जो चाहते हैं स्वीकारोक्ति, उस स्वीकारोक्ति के साथ साथ गाजा का जो नुकसान हुआ वो आने वाले समय में मुस्लिम वर्ल्ड को बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने असल मायने में गाजा के अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान दिया है वो अपने आप में काफी महंगा सौदा है, क्योंकि ट्रंप पूरी तरह से उसे अपने कंट्रोल में कर लेंगे। मिस्र में शांति बातचीत अभी हालांकि आने वाले समय के लिए बची रहेगी, चलती रहेगी। कहा जा रहा है कि ट्रंप इस सप्ताह के आखिर में, हो सकता है कि शुक्रवार के दिन ही वो इजिप्ट की यात्रा पर निकल जाएं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बात को हिस्टोरिक दिखाने के लिए ट्रंप निकल जाएं। कोइंसिडेंस यह है कि कल ही के दिन यानी शुक्रवार 10 तारीख के दिन ही नोबल शांति पुरस्कारों की घोषणा होगी। ऐसे में ट्रंप जब दुनिया के बीच में गाजा, हमास और इजराइल के बीच शांति की बातें रख रहे होंगे, उसी समय पर नोबल पीस पुरस्कारों की घोषणा हो रही होगी। और अगर नोबल पीस पुरस्कार ट्रंप को नहीं मिले तो नोबल शांति पुरस्कारों पर ट्रंप भयंकर बरस सकते हैं। इसलिए अब पूरी तरह से प्रेशर बिल्ट कर दिया गया है नोबल पीस पुरस्कार पर कि ट्रंप को देकर मानिएगा, अदरवाइज भाई साहब शांति के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। वो तो दिख ही रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि इजराइल ने गोलाबारी अभी भी नहीं रोकी है। इजराइल की गोलाबारी जारी है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि सोमवार तक बंधक आएंगे। तो इनकी फोर्सेस कह रही हैं तब तक हम क्या करेंगे। तो बस गोलाबारी चल रही है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। बाकी जो भी जानकारी है अपडेट के रूप में मिलेगी तो हम आपको जरूर देंगे। लेकिन अगर आप इस बात जानकारी से सहमत हैं तो अपने साथियों से साझा करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और हाँ, फिर से मैं याद दिला दूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की चिंता में हैं और आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स पर आपको प्रॉपर जानकारी हो, तो हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की पर विजिट करें। वहां पर हमने पूरा डिटेल कोर्स पूरी 1 साल की वैधता के साथ आपकी अपनी समझाइश के हिसाब से बनाया हुआ है कि आपकी जरूरत क्या है, आपको किस तरह से म्यूचुअल फंड्स प्लान करने चाहिए। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट का अगर आप A to Z सीखना चाहते हैं तो भी बातें बाजार की पर हमारा कोर्स उपलब्ध है, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।